नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो चतुराई, बुद्धिमानी और हाँ, हमारे फैसलों के अंजाम के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए सीधे सीधे एक सवाल पर आते हैं कि जब चालाकी का सामना समझदारी से होता है तो जीत किसकी होती है? यही सवाल इस कहानी की बिल्कुल जड़ है और ये हमें किरदारों के फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के किरदारों और उनकी दुनिया को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है जंगल, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, और दूसरी तरफ है गांव, जहां सब कुछ एक सिस्टम से चलता है, एक व्यवस्था है, और बस यहीं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं। अब इन दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच का जो फर्क है ना, वही इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ है रिको, मुर्गा, बिल्कुल सिस्टमैटिक, प्राउड, हर सुबह अपनी बुलंद बांग से सूरज का स्वागत करता है। और दूसरी तरफ है फेरो, लोमड़ी, अपनी चालाकी, अपनी धूर्तता के लिए जाना जाता है और हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कहानी में आखिर ट्विस्ट कैसे आता है। और ये बात समझनी जरूरी है कि ये बस एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन छोटे छोटे चॉइसेस के बारे में है जो एक बड़े अंजाम तक ले जाते हैं। तो सवाल ये है कि फेरो इस जाल में फंसा कैसे? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ कुछ छोटे छोटे गलत फैसलों से। स्टेप 1, वो चुपके से गांव के पास आया, ऐसी जगह जहां आना अलाउड नहीं था। फिर उसने शॉर्टकट लिया, आसान खाने की तलाश की, और रिजल्ट, वो खुद जाल में फंस गया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, वो पल जब हमारे दोनों किरदार आमने सामने आते हैं। सोच कर देखिए, एक फंसा हुआ है और दूसरे के पास चॉइस है, उसकी मदद करे या ना करे। फेरो मदद के लिए चिल्लाता है और उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो कहता है, रिको मेरे दोस्त, मेरी मदद करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं तो बस एक बीमार रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। देख रहे हैं, यहाँ वो अपनी गलती नहीं मान रहा, बल्कि एक झूठी कहानी बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिको इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाला नहीं था। क्यों? सिंपल है, क्योंकि फेरो की जो पहचान थी ना, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। उसकी रेप्यूटेशन, मतलब लोगों की उसके बारे में जो सोच थी, वो उसके पिछले कामों से ही तो बनी थी। और सब जानते थे कि फेरो होशियार तो है, पर धूर्त भी है। और बस यही रिको का जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ सामने ले आता है। वो बड़ी शांति से कहता है, फेरो, मेरी बांग ने तुम्हें यहां नहीं फंसाया है, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। हम जो चुनते हैं वही हमारे साथ होता है। कितना पावरफुल मैसेज है ना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो इस बातचीत के बाद क्या होता है? चलिए देखते हैं कि इस कन्फ्रंटेशन का नतीजा, इसका अंजाम आखिर होता क्या है और दोनों किरदारों के लिए इसके क्या मायने हैं। इसके बाद जो कुछ होता है वो काफी तेजी से होता है। पहले तो रिको वहां से निकल जाता है, फैसला कर लेता है कि वो इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। फिर गांव वाले फेरो को जाल में फंसा हुआ पाते हैं और आखिर में शायद उसकी डरी हुई हालत देखकर उसे सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। ये कह सकते हैं कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है। फेरो जंगल में वापस तो चला जाता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। वो आजाद तो है, पर उसका दिमाग, उसका मन रिको के शब्दों में ही उलझा हुआ है। ये उसके लिए एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन का मोमेंट है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके कोर मैसेज को डिकोड करते हैं, जो रिको के शब्दों में और फेरो के एक्सपीरियंस में छिपा हुआ है। फेरो को एक बहुत ज़रूरी बात का एहसास होता है। लाइफ में पहली बार उसे ये समझ आता है कि किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही फैसलों ने उसे मुसीबत में डाला था। ये ब्लेम गेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इस कहानी की सीख, इसका मॉरल बिल्कुल साफ है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को शेप देते हैं। अच्छे चॉइसेस सेफ्टी और रिस्पेक्ट की तरफ ले जाते हैं, और बुरे चॉइसेस वो मुसीबत लाते हैं। बिल्कुल सीधी, सिंपल, लेकिन हमेशा रेलेवेंट रहने वाली सीख। तो इस कहानी के एंड में ये सवाल जरूर सोचने लायक है कि जिस तरह फेरो के छोटे छोटे कदम उसे जाल तक ले गए, ठीक उसी तरह आज का ऐसा कौन सा छोटा सा काम है जो आने वाले कल को शेप देगा।